बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 5 का हमारा आज जो लेक्चर नंबर है वो भी 5 ही है और लेक्चर में ख़ासी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम सीखेंगे आज। तो शुरू करते हैं। देखो, जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें हमने सीखा था कि कैथोड रेस की जो ई और एम वैल्यू थी जे थॉमसन ने वो किस तरह फाइंड की और बाद में मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप मेथड से किस तरह से जो इलेक्ट्रॉन पे जो था वो चार्ज निकाला था। ठीक है, आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रॉन का मैस निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मैस निकालने का क्या तरीका है वो स्टूडेंट्स हम सीख लेते हैं। देखें, हमारे पास जो E/m वैल्यू आई थी जो जे थॉमसन ने फाइंड की थी और जो हमारी मॉडर्न वैल्यू है तो उसके मुताबिक हमारे पास ये आई थी 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ओके, ये हमारे पास E/m वैल्यू थी जो जे थॉमसन ने फाइंड की थी कैथोड रेज की यानी कि इलेक्ट्रॉन की। उसके बाद जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था वो लास्ट टाइम हमने निकाला था वो हमारे पास आया था 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वो वैल्यू है जो मॉडर्न है। ओके, तो इसी से हम मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, यानी ये वाला m निकालना है हमने, ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो आप क्या करो, जो E की वैल्यू है वो यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर। तो E की वैल्यू 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। M की वैल्यू हमने निकालनी है, वो आप यहाँ पे ऐसे रहने दो। और जो हमारे पास टोटल यहाँ पे चार्ज टू मैस रेशो टोटल इसकी वैल्यू थी वो है 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। पर केजी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम चूँकि मैस निकालना चाहते हैं, मैस को आप इधर ले जाओ तो ये मैस हो जाएगा और जो ये वाली सारी वैल्यू है आप इसको इधर लाओ तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। देखो, ये वैल्यू ऊपर वैसे थी वो मैंने वैसे लिख दी है, नीचे ये वाली वैल्यू लिखें 1.758 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। तो होगा क्या, ये कूलम से कूलम कट जाएगा। बाकी जस्ट स्टूडेंट्स आपने इसको सॉल्व करना है और आपके पास जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आ जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 केजी के बराबर। इसको आपने खुद सॉल्व कर लेना है। ये वाली जो वैल्यू है फॉर मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये आप खुद सॉल्व करोगे। ऑलराइट, इससे नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है वो है रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल। तो इसको सीखते हैं स्टूडेंट्स हम। देखें, एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं, जो रदरफोर्ड थे ये स्टूडेंट थे जे थॉमसन के, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो जे थॉमसन का मॉडल था एटम से रिलेटेड उसको बोलते हैं प्लम पडिंग मॉडल। उस मॉडल के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन है उसी के अंदर प्रोटॉन्स जो हैं वो मर्ज होते हैं, यानी उसी के अंदर वो घुसे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इकट्ठे हैं, यानी पॉजिटिव, तब प्रोटॉन तो डिस्कवर नहीं था लेकिन इलेक्ट्रॉन चूँकि डिस्कवर थे। तो प्लम पडिंग मॉडल जो कि जे थॉमसन का था उसने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अंदर मर्ज हैं। तो इस तरह उस मॉडल को नाम दिया गया था प्लम पडिंग मॉडल का। लेकिन उसी के स्टूडेंट यानी जे थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड ने प्लम पडिंग मॉडल को गलत साबित किया अपने इस एक्सपेरिमेंट से। तो किस तरह स्टूडेंट ने अपने टीचर को गलत साबित किया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो अब हम इसको सीखते हैं। तो देखें जी, इस एक्सपेरिमेंट की डिटेल जो है वो आपकी बुक में भी लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको कीवर्ड्स में लिखूंगा भी, आपने उसको नोट ज़रूर करना है साथ। तो सबसे पहले उसने यहाँ पे ली एक गोल्ड फॉइल, ठीक है, और गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.0004 सेंटीमीटर थी। गोल्ड एक ऐसी मेटल है कि आप, ये बहुत ज़्यादा मैलेबल और डक्टाइल है कि आप अगर 1 ग्राम आपके पास गोल्ड है तो आप उसको 1.5 किलोमीटर वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। इसको आप इतना थिन बना सकते हो। तो इसकी जो थिकनेस है यहाँ पे वो 0.00004 सेंटीमीटर है। ये यहाँ पे है गोल्ड फॉइल जिसको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। दिस इज़ गोल्ड फॉइल जो रदरफोर्ड ने यहाँ पे ली। ठीक है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट डायग्राम के ज़रिए एक्सपेरिमेंट समझाया हुआ है। मैं आपको जो असल एक्सपेरिमेंट है वो वाली डायग्राम बना के समझा रहा हूँ, आप पेपर में भी ये बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस गोल्ड फॉइल में डेफिनेटली एटम्स मौजूद हैं। ये हम सर्कल से यूँ एटम शो कर देते हैं। ये जो फॉइल है ये परपेंडिकुलर पड़ी है, ठीक है, आने वाली रेडिएशंस की। अब जो आने वाली रेडिएशंस हैं वो कौन सी रेडिएशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये जो हमारे पास सोर्स है
रेडिएशंस का, उसको पोलोनियम या रेडियम ले सकते हैं। रेडियम या पोलोनियम दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये मैं आपको न्यूट्रॉन डिस्कवरी में भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से अल्फ़ा रेज एमिट होंगी, तो अल्फ़ा रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है स्टूडेंट्स, +2 चार्ज होता है, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ये, तो 2 4 ये अल्फ़ा रेज यहाँ से एमिट हो रही हैं मुसलसल, और जाके किस पे फॉल कर रही हैं, ये गोल्ड फॉइल के ऊपर। आगे उसने ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पे एक प्लेट लगाई है जिसको जिंक सल्फाइड की प्लेट बोलते हैं। अब हुआ क्या कि ये जो हीलियम पार्टिकल्स हैं जो उसने प्लोनियम से बनाए हैं, वो जाके बम्बार्ड हुए हैं इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, और ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल्स यहाँ से सीधे गुजर गए, यहाँ पे सीधे गुजर गए, और जाके वो स्ट्राइक किए हैं किस पे भला, जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर। ओके, और स्टूडेंट्स याद रखना उसने यहाँ पे ना एक बेल लगाई थी, घंटी बोलते हैं उसको, ठीक है। जब रेज बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं तो बेल जो थी वो बजती नहीं थी, लेकिन जैसे ही रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट होती हैं थोड़ा सा इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे या इस पे, तो बेल बजती थी। वो बेल काउंटिंग करती थी कि कौन सी रेज जो है वो, या कितने देर बाद कोई रे डिफ्लेक्ट हो रही है। तो मिलियन रेज जो हैं, मिलियन मीन लाखों रेज गुजर जाती हैं, कुछ चंद रेज जो हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। बहुत सारी रेज, अल्फा रेज सीधी गुजर गई। अल्फा रेज पे चार्ज याद रखना है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी हम पॉजिटिव रेज बम्बार्ड कर रहे हैं गोल्ड फॉइल के ऊपर, बहुत सारी रेज सीधी गुजर रही हैं और जिंक सल्फाइड पे ग्लो दे रही हैं, यहाँ पे ग्लो मिल रहा है बिल्कुल सीधा। लेकिन कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं, और जो रेज डिफ्लेक्ट होती हैं तब बेल बजती है, और रदरफोर्ड उसको ऑब्जर्व कर लेता है कि अब रेज डिफ्लेक्ट हुई हैं। और कुछ रेज उसने देखा बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट हो गई हैं। 2 वर्ड यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, या तो हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन या हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, तो देखें अगर तो हम कहते हैं रिफ्लेक्शन हुई है, इसका मतलब रे बिल्कुल वापस ही मुड़ गई है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, अब उसने ये सोचा, देखो जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ था एटम के अंदर, तब प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, साइंटिस्ट को इतना पता था कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उसके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ भी मौजूद है। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया, चूँकि ज़्यादातर रेज सीधी गुजर रही हैं, कुछ रेज जो हैं वो यहाँ से कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रही हैं कुछ एंगल्स के ऊपर, और कुछ तो बिल्कुल ही वापस मुड़ गई हैं। ये वाली रेज जो हैं वो बिल्कुल, देखो ये इस फॉइल के साथ टकराई और जाके सीधी इधर गई हैं, यानी ये बिल्कुल ही वापस मुड़ गई हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं बड़ी डायग्राम में। देखें, बहुत सारी अल्फा रेज यहाँ से बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं, ये इस तरह से, ठीक है। ये अल्फा पार्टिकल्स हैं या रेज हैं जो एटम के अंदर से बिल्कुल सीधी गुजर रही हैं। लेकिन कुछ रेज जो न्यूक्लियस के यहाँ पॉजिटिव चार्ज के करीब से गुजरती हैं, वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं किसी एंगल के ऊपर, ये। लेकिन ये रेज बहुत थोड़ी हैं जो डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ओके। और वो रेज जो बिल्कुल जाके सेंटर से किसी जगह पे टकराई है ना एटम के, वो बिल्कुल ही रिफ्लेक्ट हो गई हैं। ये रेज बिल्कुल ही वापस मुड़ गई हैं। लेकिन ये जो वापस मुड़ने वाली रेज की तादाद है, ये बहुत ही थोड़ी है। तो इस तरह रदरफोर्ड ने ये सोचा कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स चुके गुजर रहे हैं, और अल्फा पार्टिकल्स पे चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव चार्ज था। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल्स को एटम के अंदर ज़्यादा रुकावट नहीं है, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स उसमें से गुजर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं, कुछ अल्फा रेज ऐसी हैं जो किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई हैं, ऑलराइट। कुछ अल्फा रेज किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हुई हैं, और चंद रेज ऐसी हैं बहुत माइन्यूट सी जो बिल्कुल ही वापस रिफ्लेक्ट हुई हैं, जिससे उसने सोचा कि जो रे बिल्कुल सेंटर में जाके टकराई है ना, वो रिफ्लेक्ट हुई है, तो इसका मतलब सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जो इस जाने वाली अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव हैं उसको रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो लिहाजा अल्फा पार्टिकल्स जब जाके सेंटर से टकराए होंगे, सेंटर में था पॉजिटिव चार्ज, उसी से वो रिफ्लेक्ट हुए, बाकियों से वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो इस तरह रदरफोर्ड ने सोचा कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है जो बहुत ज़्यादा थिक है और हैवी है, लेकिन वो जगह बहुत कम घेरती है, उसका वॉल्यूम बहुत कम है। और इस तरह प्लम पेडिंग मॉडल जो था वो टोटली उसे डिसएग्री किया साइंटिस्ट ने, और इसको काफ़ी हद तक जो है वो पॉपुलैरिटी मिली इस मॉडल को। और इसमें जो डिस्कवरी हुई थी वो हुई थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो इस मॉडल को हम न्यूक्लियस डिस्कवरी भी कहते हैं, न्यूक्लियस डिस्कवरी। अच्छा, न्यूक्लियस डिस्कवरी
तो हो गई है अब। और रदरफोर्ड न्यूक्लियस के बारे में क्या कहता था, वो कहता था कि अगर हम सपोज करें रूम पूरे को अगर हम एटम कंसीडर कर लें तो उसमें एक बिल्कुल छोटी सी नीडल अगर पड़ी हो, सुई पड़ी हो, तो वो न्यूक्लियस होता है। यानी ये एटम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा छोटी जगह है, लेकिन सारा का सारा जो मैस होता है एटम का वो इसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और ये जो खाली जगह हैं यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसीलिए इन्होंने डिस्टर्बेंस नहीं की अल्फा रेस को और उनको सीधा गुजरने दिया, सिर्फ वो रेस रिफ्लेक्ट हुई हैं जो बिल्कुल जाके न्यूक्लियस से स्ट्राइक की हैं या बिल्कुल उसको हिट की हैं, ओके। तो इस तरह उसने अपना ये मॉडल जो था वो दिया और उसने पोस्टुलेट दिए, जिसमें पहला पोस्टुलेट ये था, मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी बिकॉज द अल्फा रेज आर गो थ्रू स्टेट एंड फ्लैशेज ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन ये शो करती है कि जो वो पार्टिकल्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरे हैं। जब वो न्यूक्लियस के करीब से गुजरे, चूँकि उन अल्फा पार्टिकल्स पे भी पॉजिटिव चार्ज था और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज था, तो लिहाजा उनमें थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो हुई। और वो रेज जो बिल्कुल ही वापस मुड़ गई हैं, उनसे ये साबित होता है वो जाके एग्जैक्टली उस पॉजिटिव चीज़ से टकराई हैं, ऑलराइट। और टकराने के बाद वापस मुड़ी हैं, इस तरह से कन्फर्म हो गया कि एटम के सेंटर के अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये उसकी कुछ असम्पशंस थी जो मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद उसने ये भी यहाँ पे बात की कि जो एटम है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी स्टेशनरी नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है तो न्यूक्लियस तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और न्यूक्लियस जब अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आके न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा, और इस तरह से एटम जो होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर जो रदरफोर्ड थे उन्होंने अपने मॉडल को, इस मॉडल को कंपेयर किया विद प्लैनेट्स, ठीक है। उसने कहा ये मॉडल जो है वो प्लैनेटरी है, प्लैनेट्स, तो प्लैनेटरी मतलब प्लैनेट्स की तरह है। जैसे हमारे हमारा जो निज़ाम शमसी है, सोलर सिस्टम है, उसके सेंटर में सूरज है यानी सन है, और उसके गिर्द जो है वो क्या बोलते हैं उनको, प्लैनेट्स जो हैं वो घूमते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है, यानी ये सन की तरह है, और इसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो आप एज्यूम कर लो कि वो हमारे पास क्या हैं, हाँ जी, वो प्लैनेट्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरह उसने इस मॉडल को प्लैनेटरी जो था वो बताया था, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं रदरफोर्ड के मॉडल पे ऑब्जेक्शंस। पहला ऑब्जेक्शन ये लगा कि अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मुसलसल, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुसलसल रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो मैक्सवेल की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के मुताबिक वो अपनी एनर्जी को कॉन्स्टेंटली खारिज करेगा, एमिट करेगा, और अल्टीमेटली जाके फॉल कर जाएगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और इस तरह से एटम जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो इस बात को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किस तरह से जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल रहता है और जाके न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। क्योंकि ऑब्जेक्शन ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, देन इट शुड emit its energy and ultimately fall in the nucleus, but actually it doesn't happen. एक्चुअली ये होता नहीं है। तो इस चीज़ को एटम कैसे स्टेबल होगा रदरफोर्ड जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो इस लेक्चर में अभी तक हमने सीखा है कि किस तरह जो रदरफोर्ड ने अपना एटम का मॉडल पेश किया और प्लम पुडिंग मॉडल को गलत साबित किया, और कैसे डिस्कवर किया कि न्यूक्लियस जो था वो एटम के सेंटर में होता है और न्यूक्लियस जो है वो कोई पॉजिटिव चीज़ है।